नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। नवोदय क्रांति परिवार भारत के ऑनलाइन सेशन में मैं सुरेश भारद्वाज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागड़वास, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज इस ऑनलाइन सेशन में राजनीति विज्ञान 10 जमा 2 के विद्यार्थियों के लिए टॉपिक रहेगा शीत युद्ध का दौर। प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान में शीत युद्ध का दौर जो पाठ है, जो उप विषय है, आज हम उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ये विषय बहुत ज़्यादा विस्तृत भी है और विभिन्न अवधारणाओं से युक्त भी है, तो हम आज आपकी सुविधा के लिए इसका पहला भाग आपके सामने आज वर्णन करेंगे। आप देखिए, इस का जो टॉपिक का नाम है शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले शीत युद्ध के इस नाम पर जाएंगे। शीत युद्ध 2 शब्दों से मिलकर बना है। शीत युद्ध 2 शब्दों से मिलकर बना है। शीत जमा युद्ध। आप सभी जानते होंगे युद्ध की परिभाषा। युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें लड़ाई और रक्त रंजित रक्तपात होता है 2 देशों के मध्य में। और इसके विपरीत शीत युद्ध। शीत का साधारण शब्दों में अर्थ है ठंडा। युद्ध। तो इस अवधारणा से एक सरल शब्दों में हम कहते हैं कि शीत युद्ध वो परिस्थिति है जिसमें वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, जबकि युद्ध जैसे हालात, युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी रहती हैं। तो बच्चों, युद्ध और शीत युद्ध में एक थोड़ा सा सामान्य सा अंतर है। युद्ध वो परिस्थिति है जब 2 देशों के बीच सेना आपस में लड़ती है, रक्तपात होता है और बहुत ही अधिक संख्या में जान और माल की हानि होती है। इसके विपरीत हम शीत युद्ध की बात करेंगे तो शीत युद्ध केवल मनोस्थिति है देशों के मध्य, जिसमें युद्ध जैसे हालात होते हैं। पूरा डर, तनाव, संघर्ष की स्थिति होती है, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता। तो आपको ये साधारण शब्दों का जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ये बताना चाहेंगे कि ये शीत युद्ध की जो शुरुआत कैसे हुई, किन देशों के मध्य हुई। तो इस शीत युद्ध के मध्य जो शीत युद्ध हुआ वो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ। और ये कब हुआ? ये हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। इतना समझ लेना सबसे महत्वपूर्ण है कि इस शीत युद्ध का जो दौर है वो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के जब समाप्त हुआ उसके बाद से माना जाता है। और मुख्यतः अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनावपूर्ण स्थितियां बनी, युद्ध हुआ नहीं लेकिन युद्ध जैसे हालात बने रहे, उस समय पूरी विवरण आपको समझाऊंगा। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो शीत युद्ध है वो किस प्रकार की परिस्थिति है। तो इसका मतलब आप समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब मैं ये बताना चाहूँगा कि
जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो मैंने चर्चा की है, जो कि 1945 में समाप्त हुआ। तो बच्चों आपको इतना ध्यान में होगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो तो बहुत ज्यादा महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र, ये दो समूह थे जिनके बीच विश्व युद्ध लड़ा गया। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, और ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली। इन शक्तिशाली देशों के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन जीत मित्र राष्ट्रों की हुई। 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए, जिसकी वजह से जापान ने अपने घुटने टेक दिए और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके पश्चात से ही इस शीत युद्ध का जन्म हुआ, क्योंकि शीत युद्ध के पश्चात जो 2 महाशक्तिशाली देश बचे वो अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करने की होड़ लग गई और उसी का परिणाम हुआ कि ये शीत युद्ध की शुरुआत माना गया। इस शीत युद्ध की जो शुरुआत है, इसके बारे में भी विभिन्न विचारकों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। मैं 2 तर्कों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इस शीत युद्ध की जो आरंभ है वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हो चुका है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि इस शीत युद्ध का जो आरंभ है वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात। 2 तर्क हैं। पहला कि शीत युद्ध का आरंभ जो विद्वान तर्क देते हैं वो ये कि बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी रूस में। और दूसरा जो कारण बताया जाता है, दूसरे जो विद्वान तर्क देते हैं कि इसकी शुरुआत फुलटन भाषण से हुई। अब दोनों तर्कों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि पहले विद्वान जो है कहते हैं कि शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो बोल्शेविक क्रांति से हुई, तो उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं कि शीत युद्ध का आरंभ बोल्शेविक क्रांति 1917 के समय ही आरंभ हो गया था, क्योंकि जब बोल्शेविक क्रांति हुई उस समय भी अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ किसी प्रकार के राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। ये पहला तर्क दिया गया कि जब 1917 में ही जब दोनों देशों के बीच किसी प्रकार की राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं हुए, तो इसकी शुरुआत को वहीं से माना जा सकता है। और दूसरा जो तर्क दिया जाता है कि जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय अमेरिका और रूस का विश्व युद्ध में भाग लेना केवल मजबूरी थी, दोनों की मजबूरी। ये भी था कि दोनों अपने अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करने के लिए दोनों को भाग लेना इनकी मजबूरी थी। इसके पश्चात एक कारण और है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, जर्मनी की सेनाएं रूस की तरफ निरंतर बढ़ रही थी
और जब रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वो दूसरा मोर्चा, जिसे नाम जाना जाता है दूसरा मोर्चा, खोले, कहाँ पर, जर्मनी में, और वो भी पीछे की तरफ से, यानी ये रूस ने अनुरोध किया था कि अमेरिका और ब्रिटेन पीछे से अपनी सेनाओं का आक्रमण जर्मनी में करें ताकि रूस की कम हानि हो। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने इसके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। तो ये भी तर्क दिया जा सकता है कि विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले भी इन देशों के बीच में अपने वर्चस्व को लेकर के तनातनी चल रही थी। और इसका नतीजा क्या हुआ, जब दूसरा मोर्चे में इसकी मदद नहीं की गई तो जर्मनी आगे बढ़ता गया और रूस को बहुत अधिक जान माल की हानि उठानी पड़ी। एक कारण और दिया, एक तर्क और बताया, जब मैंने अभी बताया कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराए गए, इसके ऊपर इसके बारे में भी चर्चा अमेरिका ने रूस के साथ नहीं की, केवल इसकी चर्चा ब्रिटेन के साथ की गई। तो ये कहा जा सकता है कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के प्रति अविश्वास की दृष्टि से रखते थे। तो ये कुछ तर्क दिए गए हैं जिनका कहना था कि शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो बोल्शेविक क्रांति के समय से ही आरंभ हो गई थी और इसका निरंतर चलता गया। और दूसरे विद्वान ये तर्क देते हैं कि ये जो शीत युद्ध है ये फुलटन भाषण क्या था और इसका किस प्रकार से असर पड़ा, ये हम आपको बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जब इस अगस्त की जो बमबारी थी जापान के हार स्वीकार करने के लेने के बाद समाप्त हो गया, तो अमेरिका और रूस केवल 2 शक्तियां ही इतनी महाशक्तियां बची, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के निरंतर कार्यक्रम चलाने लगी। और इसी कड़ी में फुलटन भाषण 5 मार्च 1946, फुलटन एक जगह है अमेरिका में, शहर है, वहां पर एक जनसभा आयोजित की गई थी जिसको चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया, बहुत ही जोशीला भाषण दिया और अपने इस वक्तव्य में उन्होंने 5 मार्च जो 1946 को कहा, उन्होंने कहा कि हम सभी केवल एक फांसीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरी फांसीवादी शक्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते। यानी कि फुलटन ने के जगह पर चर्चिल ने कहा कि जो फांसीवादी शक्ति जर्मनी को हमने हराया है, जर्मनी को हमने बिल्कुल तबाह कर दिया है, तो एक फांसीवादी शक्ति के और इटली को हमने हराया है, इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद, इन सब शक्तियों को हराया है, तो एक के स्थान पर हम दूसरे फांसीवाद को समर्थन नहीं दे सकते। और अब ज़रूरत है, ये उस भाषण की लाइन नहीं बता रहा हूँ, कि ये अब चर्चिल ने कहा कि अब ज़रूरत है कि इंग्लैंड और अमेरिका को एंग्लो अमेरिकन संगठन बना लेना चाहिए ताकि हम रूस को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि जो ये फुलटन भाषण है 5 मार्च 1946 को दिया गया, इसके फलस्वरूप ही दोनों देश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक रूप में आ गए और इसके पश्चात दोनों देश एक दूसरे के से आगे बढ़ने की होड़ में शामिल हो गए। तो यहीं से हम इन दोनों के आधार पर क्या कह सकते हैं कि शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो हालांकि बोल्शेविक क्रांति के समय हो गई थी, लेकिन इसको जो पूर्ण रूप फुलटन भाषण ने प्रदान कर दिया और विश्व 2 महागुटों में बदलना आरंभ हो गया। एक अमेरिका गुट, दूसरा सोवियत गुट, और ये दोनों गुट केवल सिर्फ वैचारिक मतभेद थे।
समझने का प्रयास कीजिए वैचारिक विचारों की, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक है, पूंजीवाद, और सोवियत संघ है साम्यवाद का। यही दोनों पारस्परिक विचारधाराओं का ही परिणाम था कि पूरा विश्व दो गुटों में बदल गया। अब हम इस शीत युद्ध का जो समय हुआ अवधि, उस अवधि को विभिन्न क्रमों में बांट करके अध्ययन करना चाहेंगे, जिससे आपको पूरा जो अवधि काल है, यानी कि ये अवधि 1946 से लेकर के 1991 तक रही, इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए, सैनिक गठबंधन बने, सैनिक गठबंधनों के साथ वैचारिक मतभेद हुए, एक दूसरे देश ने एक दूसरे के ऊपर भारी राजनीतिक प्रचार प्रसार किए। तो उस सारी घटनाओं को हम विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न चरणों में बांट करके इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक काल, या इसको हम परंपरागत काल कह सकते हैं, अवस्था कह सकते हैं, जो कि 1946 से 1955 के बीच, यानी कि इन 10 सालों की अवधि के दौरान जो भी वैचारिक हुए, जो भी जिस प्रकार से भी हुए, वो सारा का सारा हम इसके अंदर करेंगे। तो इसके अंदर देखेंगे हम कि दो प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई, एक वैचारिक, दूसरी सैनिक। अब हम इसी अवधि में वैचारिक के भी दो पार्ट लेंगे। पहले अमेरिका ने किस प्रकार की वैचारिक गतिविधियां अपनाई और किस प्रकार की सैनिक अपनाई। ये अमेरिका ने वैचारिक और ये सोवियत संघ की वैचारिक। आइए इनका हम बारीकी से अध्ययन करते हैं कि 1946 से 1955 के बीच सोवियत संघ और अमेरिका ने किस प्रकार की गतिविधियां अपनाई। अमेरिका ने वैचारिक में सबसे पहले एक सिद्धांत लिया, ट्रूमैन सिद्धांत अमेरिका द्वारा चलाया गया, और इसका एकमात्र ध्येय था उन देशों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना जो कि अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद का समर्थन करते हों और सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा का विरोध करते हों। तो ये जो देश थे, ये 1947 में ये ट्रूमैन सिद्धांत आया, जिसमें तुर्की, यूनान आदि जो देश थे उनको आर्थिक सहायता दी गई ताकि वो सोवियत संघ की विचारधारा के प्रभाव में ना आए। इसी प्रकार एक और विचारधारा, एक और गतिविधि अमेरिका के द्वारा की गई, मार्शल प्लान 1948। मार्शल प्लान 1948 ये भी एक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने वाली ही योजना थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय देशों को, 6 यूरोपीय देश थे जिसमें से ब्रिटेन प्रमुखता से था, जिसको भारी मात्रा में आर्थिक मदद दी गई ताकि वो अमेरिका का समर्थन करते रहें। तो ये दो घटनाएं वैचारिक रूप से
अमेरिका द्वारा अपनाई गई इस अवधि के दौरान, ताकि वो अपनी पूंजीवाद का समर्थन कर सके। अब सोवियत संघ ने कौन सी वैचारिक की? सबसे पहले कि जब अमेरिका ने अपने पूंजीवादी समर्थक देशों को मदद देनी शुरू कर दी, तो रूस भी चिंतित हुआ। उसने भी अपनी एक योजना चलाई, मोलोतोव योजना, जिसका एकमात्र उद्देश्य भी साम्यवादी देशों को पूरी आर्थिक दृष्टि से पूरा संबल बनाना, उनको खूब मदद करना। इसलिए उसने अपने साम्यवादी देशों को भी आर्थिक मदद देनी आरंभ की। और फिर उसके बाद एक संगठन भी बनाया, CEMA। ये एक संगठन बनाया जिसके CMEA और इस संगठन ने भी वही आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों को मदद, जिसके आर्थिक दृष्टि कमजोर उन देशों का समूह बनाया और साम्यवाद के प्रचार प्रसार के लिए पूरी मदद दी रूस ने। तो हम देखेंगे कि पहला जो काल था परंपरागत अवस्था, उसमें 1940 से 1955 के बीच अमेरिका और रूस द्वारा जो वैचारिक गतिविधियां, मतभेद थे, वो किस रूप में सामने आए। इसके पश्चात हम सैनिक जो मतभेद थे वो किस किस प्रकार से, क्या क्या सैनिक गतिविधियां चलाई गई दोनों देशों के द्वारा, कि कौन कौन से संगठन बनाए गए, हम इस विषय पर भी अब आपका ध्यान दिलाते हैं। सबसे पहले अमेरिका ने इस अवधि के दौरान 3 सैनिक संगठन बनाए, जिसका विवरण हम आपको बताएंगे। कि सबसे पहले नाटो, सिएटो, सेंटो, ये 3 सैनिक संगठन बनाए अमेरिका ने। और इनका जो मेन मकसद था वो अपने आप को सैनिक रूप से सुदृढ़ बनाना और अपने इन देशों को, जो उसके सहयोगी देश हैं, उनको पूरी मदद करना। नाटो 1949 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन किया गया, जिसके आरंभिक जो सदस्य देश थे वो केवल 12 सदस्य देश थे। और वर्तमान में नाटो की संख्या 30 हो चुकी है। ध्यान दीजिए, स्थापना 4 अप्रैल 1949, आरंभिक सदस्य देशों की संख्या 12 और वर्तमान में इसके सदस्य संख्या 30, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में आरंभ में इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना और साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकना। इसके पश्चात ये भी आपको बता देना मैं जरूरी समझता हूँ कि नाटो ही एकमात्र ऐसा सैनिक संगठन है जो कि 1949 में बना था और आज भी इसका वर्चस्व है। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसके उद्देश्यों में परिवर्तन जरूर आया कि उस समय इस नाटो का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि हम अमेरिका के पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करेंगे और साम्यवादी विचारधारा का विरोध करेंगे। लेकिन अब इसका जो उद्देश्य है वो परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई और वर्तमान समय में नाटो का एकमात्र उद्देश्य ये है कि अमेरिकी वर्चस्व को बढ़ावा देना, सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व निरंतर रूप से बढ़ाया जाए। और दूसरा जो सिएटो 1954 में, इसकी स्थापना 1954 में की गई और इसके 8 राष्ट्र सदस्य थे। 8 राष्ट्र। ये इनकी जो अब्रिविएशन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, SEATO, साउथ ईस्ट एशिया
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व बनाए रखना, जो कि 1954 में। और इसके जो आरंभिक सदस्य देश थे वो केवल 8 थे, और इन 8 का भी जो मेन काम था वो यही था कि अमेरिकी विचारधारा का समर्थन करना, उसका प्रचार प्रसार करना। फिर उसके बाद सेंटो बनाया गया। लेकिन एक बात और बताऊं कि इसका विघटन 1977 में कर दिया गया, यानी इसका जो औपचारिक रूप से इसको 1977 में इसका विघटन कर दिया गया। और अब हम आते हैं सेंटो के ऊपर, जिसका गठन 1955 में किया गया था। सेंटो ये मध्य एशिया के देशों को टारगेट करके किया गया था, उनको सहायता उपलब्ध करवाई जाए ताकि सोवियत संघ का प्रभाव मध्य एशिया के क्षेत्र में ना हो सके। और इसमें जो राष्ट्र थे वो इराक, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ये 5 देश इसके सदस्य थे। हालांकि इसका गठन अमेरिका द्वारा किया गया था, लेकिन सेंटो का अमेरिका सदस्य नहीं बना। अमेरिका की तरफ से इंग्लैंड इसका सदस्य बना रहा, और इसका भी विघटन 1979 में हो गया। तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध के समय प्रारंभिक काल में अमेरिका द्वारा 3 सैनिक संगठन बनाए गए, 3 सैनिक गतिविधियां की गई, नाटो, सिएटो और सेंटो। तो अब हम देखते हैं कि इसी अवधि के दौरान सोवियत संघ ने कौन कौन सी सैनिक गतिविधियां आरंभ की, जिसके आधार पर ये जो मतभेद थे वो आगे बढ़े। सोवियत संघ की गतिविधियां, सैनिक गतिविधियां, हमने अभी पढ़ा कि अमेरिका ने अपने 3 सैनिक के गठबंधन बनाए, 3 सैनिक गठबंधनों के आधार पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, और सोवियत संघ द्वारा केवल एक सैनिक संगठन बनाया गया, जिसका नाम है वार्सा पैक्ट, जिसको 1955 में स्थापित किया गया, और उसके बाद इसका विघटन भी 1991 में हो गया। इसके जो राष्ट्र सदस्य देश थे वो लगभग 15 सदस्य राष्ट्र थे, 15 देश इसके सदस्य देश थे, जिनका भी एकमात्र उद्देश्य यही था कि अपने देश के अंदर साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना और पूंजीवादी प्रभाव को रोके रखना। तो हमने पहला जो परंपरागत जो काल था, अवस्था थी 1946 से 1955 के बीच, उसमें हमने ये जान लिया कि इस अवधि के दौरान वैचारिक रूप से क्या गतिविधियां अमेरिका द्वारा की गई और सैनिक गतिविधियां क्या की गई, और इसी प्रकार सोवियत संघ द्वारा किस प्रकार से सैनिक गतिविधियां और वैचारिक गतिविधियां की गई। उसके पश्चात हम आते हैं अपने दूसरी अवस्था में, दूसरे काल में, और दूसरा काल 1956 से, दूसरा यानी कि दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था 1956 से 1962। आप देखेंगे कि दोनों जो देश हैं, दोनों जो ताकत हैं, वो अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सैनिक संगठन बना रहे हैं और देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि उनका वर्चस्व बढ़ता जाए। लेकिन ये जो काल है, इस काल के दौरान कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, कुछ ऐसे वैचारिक आदान प्रदान हुआ, जिससे इस शीत युद्ध का जो विभीषिका थी उसमें कुछ कमी आई। वो कमी किस प्रकार आई, फिर उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं बनी जिसकी वजह से वो शीत युद्ध एक बार फिर चरम सीमा की ओर बढ़ गया। तो आइए हम इस काल के अंदर क्या ऐसी बातें मानते हैं कि सबसे पहले जो कमी आई शीत युद्ध की तनातनी के अंदर,
वो घटना क्या थी? पहली घटना ख्रुश्चेव, ये रूस के सोवियत संघ के राष्ट्रपति हुए, मुखिया हुए, 1955 में बने। जो इनका साम्यवादी सम्मेलन हुआ 20वां, उसमें ख्रुश्चेव को कमान दी गई सोवियत संघ की। और ख्रुश्चेव के बारे में कहा जाता है कि ख्रुश्चेव एक उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे। उदारवादी यानी कि वो बातचीत का माध्यम को अपनाने में अपनी बात को रखने में समर्थ थे, यानी कि वो लड़ाई झगड़े को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो इस ख्रुश्चेव के बनने के बाद कुछ घटनाएं ऐसी बनी कि जिसकी वजह से दोनों देशों, दोनों महाशक्तियों के बीच में हमेशा जो तनातनी थी वो कम हुई। ख्रुश्चेव के बाद एक कैप वुड सम्मेलन घोषणा, इसकी घोषणा 1958 में की गई, लेकिन ये संपन्न 1959 में हुआ। ध्यान दीजिए कि कैप वुड जो सम्मेलन था वो इसकी घोषणा मान लीजिए कैप वुड वार्ता घोषणा, इसकी जो घोषणा तो की गई 1958 में, इसी भी सम्मेलन होगा, लेकिन ये संपन्न 1959 में हुआ। ये हुआ अमेरिका में, और दोनों देशों के राष्ट्रपति, दोनों महाशक्तियों के मुखिया यहाँ पर एकत्रित हुए, और उसके पश्चात दोनों ने आपसी मुद्दों पर बातचीत आरंभ की, जिससे विश्व को लगा कि हाँ, अब ये शीत युद्ध का दौर समाप्त हो जाएगा। और दोनों देशों के मुखियाओं ने आगे भी इस प्रकार की बातचीत करने को बढ़ावा दिया कि हम इस प्रकार की बातचीत करने के लिए आने वाले समय में हम पेरिस में मिलेंगे। यानी कि उन्होंने इसी सम्मेलन में ये घोषणा कर दी कि आने वाले समय में वो पेरिस में इसी प्रकार का सम्मेलन करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, जब तक ये पेरिस सम्मेलन हो, एक और घटना घट गई, जिसकी वजह से एक बार पुनः ये सारी की सारी जो कोशिशें थी इसकी ख्रुश्चेव की, वो धरी की धरी रह गई। वो थी U2 कांड। U2 कांड हम बताएंगे आपको। U2 कांड, कैप वुड सम्मेलन पे दोबारा जाइए कि दोनों देशों के मुखिया, दोनों महाशक्तियों के मुखिया 1959 में तो ये घोषणा करते हैं कि हम आने वाले समय में पेरिस में बैठ करके बातचीत करेंगे, अपने दोनों शक्तियों के जो सम्मेलन में दोनों के जो संबंध हैं वो ठीक करेंगे। लेकिन होता उल्टा है। इससे पहले ही ये U2 कांड हो गया, और ये 2 मई 1960 को एक ऐसी घटना घट गई जिसको U2 कांड के नाम से जाना जाता है। U2 क्या था कि एक सैनिक जासूसी विमान था जो कि अमेरिका का था, और वो जासूसी करते हुए सोवियत संघ में पकड़ा गया, और सोवियत संघ ने उस विमान को ध्वस्त कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। इस घटना से दोनों महाशक्तियों के बीच जो बातचीत का जो दौर आरंभ हुआ था उसको बहुत ही नुकसान पहुंचा। दोनों इस घटना से पूरे विश्व में भी ये समाचार गया है कि अब दोनों देश से कभी भी, दोनों महाशक्ति कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि रूस ने ये आरोप लगाया कि वो तो मित्रता का हाथ बढ़ा करके कैप वुड सम्मेलन में गया है और पेरिस सम्मेलन के लिए वो तैयारी कर रहा है। इसके विपरीत अमेरिका उसी के देश में, यानी कि रूस में, सोवियत संघ में उसकी जासूसी कर रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच जो विश्वास की डोर जो बंधी थी वो पूरी तरह से टूट गई, और रही कहीं कसर आने वाले इस पेरिस सम्मेलन में नहीं करती, क्योंकि जो पहले से निर्धारित था वो पेरिस सम्मेलन हुआ। और इस पेरिस सम्मेलन में पेरिस सम्मेलन 1960 16 मई, यानी कि U2 कांड हुआ 2 मई 1960 को, और पेरिस सम्मेलन 16 मई 1960 को।
इनकी ताज़ा घटना, जब पेरिस सम्मेलन हुआ तो खुश्चेव के दिमाग में U2 कांड की घटना छाई हुई थी। और जब दोनों मुखिया एक जगह एकत्रित हुए तो खुश्चेव ने उस बात से क्रुद्ध होकर, U2 कांड की घटना से क्रुद्ध होकर के अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। इसके फलस्वरूप ही दोनों देश के बीच एक बार पुनः तनातनी का माहौल बन गया। तो देखने की ज़रूरत ये है कि पहली घटना खुश्चेव के आने पर, उसके चुने जाने पर उदारवादी होने के कारण ये ठीक घटना हुई। फिर कैपुट सम्मेलन में दुनिया को उम्मीद बंधी कि ये शीत युद्ध का दौर अंत होगा। फिर U2 कांड घटना हो जाती है जिससे दोनों देशों के बीच फिर दरार आ जाती है। और पेरिस सम्मेलन में तो एक बार फिर से रूस के खुश्चेव द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ ना मिलाकर ये साबित कर दिया कि दोनों देश आज भी अपने आप को वर्चस्व की दृष्टि से देखते हैं। और इसके बाद दोनों देशों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ते गए। और सबसे ज़्यादा जो घटना इस दौर की है वो हम चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ के अंदर विस्तृत रूप से इस चीज़ का अध्ययन किया गया है। वो ये क्यूबा संकट। विद्यार्थियों, हमने अभी देखा, हमने समझा कि पेरिस वार्ता विफल हो गई। और इस पेरिस वार्ता विफल होने के पश्चात देश विभिन्न रूप से अलग अलग देशों में बट गए कि उनका मेन मकसद ये रहा कि किसी भी प्रकार से वो ना रहें, कि उनका मकसद मेन यही रहा कि अपने अपने हित के ध्यान में रखते हुए वो अपने अपने गुट में शामिल होने लगे। क्यूबा भी इसी प्रकार का एक देश था। उत्तर अटलांटिक महासागर में, इनकी अटलांटिक महासागर में ये अमेरिका के नज़दीक एक छोटा सा देश है जो कि साम्यवादी विचारधारा का समर्थक है। साम्यवादी विचारधारा का समर्थक है। और इसी साम्यवादी विचारधारा के समर्थन होने के कारण अमेरिका, जो कि इसके बिल्कुल बहुत नज़दीक है, आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। समझने का प्रयास कीजिए। ये हम सोवियत संघ मान लेते हैं, ये अमेरिका, और यहाँ पर एक छोटा सा देश क्यूबा, छोटा सा देश क्यूबा, ये अटलांटिक महासागर। अब देखने वाली बात ये है कि नज़दीक अमेरिका के और सुदूर स्थित सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित। जब पेरिस सम्मेलन विफल हुआ तो सोवियत संघ ने क्यूबा को आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी, अपना समर्थक मानते हुए उसको सहयोग देना शुरू कर दिया। और ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर 1958 में फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति बने क्यूबा के, जो कि साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। तो संकट कहाँ शुरू होता है? 1961 में सोवियत संघ ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता की मिसाइलें इस क्यूबा में स्थापित कर दी, यानी इसलिए कि वो अमेरिका के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। और इससे अमेरिका उसकी मारक क्षमता में रूस द्वारा समर्थित जो भी मिसाइलें थी जो कि क्यूबा में स्थापित की गई थी, उसमें अमेरिका पूरी मारक क्षमता में आ गया, जिसकी वजह से अमेरिका चिंतित हुआ। उसने इस सैनिक गतिविधि को रोकने के लिए यहाँ पर ग्वाटेमाला एक जगह है, एक राष्ट्र छोटा सा, वहाँ पर अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी कि आप वहाँ जाइए और
क्यूबा और सोवियत संघ का जो भी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है उसको नियंत्रित कीजिए, उसको रोकिए। लेकिन उसमें अभी इनको कामयाबी 1961 में नहीं मिली। घटना आगे बढ़ती गई। रूस निरंतर क्यूबा में अपनी मिसाइलें और सैनिक गतिविधियां चलाने लगा। उसके पश्चात क्या होता है कि अमेरिका ने 22 अक्टूबर 1962 तारीख याद रखिए, 22 अक्टूबर 1962 को सैनिक गतिविधि आरंभ की अमेरिका ने। और उसने यहाँ पर क्यूबा के पास इस महासागर में जो सोवियत संघ के जो जंगी जहाज बेड़े क्यूबा में आ रहे थे उनको अपनी सेना की सहायता से रोक दिया और ये चेतावनी दी कि सोवियत संघ या तो अपनी सेनाएं हटा ले, अपनी मिसाइलें क्यूबा से हटा ले, वरना तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहे। जॉन एन एफ कैनेडी, यहाँ कैनेडी इनके राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने साफ शब्दों में ये चेतावनी दी कि सोवियत संघ को अपना ये जो सैनिक कार्रवाई है ये यहाँ से हटा लेना चाहिए। जिसके इस अवस्था पर उस असमंजस की स्थिति बनी रही और पूरे विश्व को लगा कि इस समय तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो सकता है। लेकिन व्यापक विचार विमर्श और खुश्चेव की दूरदर्शिता के कारण ये संकट भी टल गया। यानी कि खुश्चेव ने अपनी सेना और अपने जो मिसाइलें थी वो क्यूबा से हटा ली। और ये जो संकट कहलाता है क्यूबा संकट, किस प्रकार हुआ, क्यूबा कहाँ स्थित है, किस विचारधारा से संबंधित है, राष्ट्रपति कौन बने, अमेरिका के साथ उसका संकट किस प्रकार से हुआ, इन सब बातों का अध्ययन हमने इसके दौरान किया। लेकिन इस क्यूबा संकट के पश्चात हमने ये महसूस किया, विभिन्न देशों ने महसूस किया कि सारे देश इस बात पर सहमत हुए कि जो दोनों महाशक्तियां हैं वो केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं, बल्कि विकासशील देशों की तरफ, उनके हितों की तरफ वो कोई भी ख्याल नहीं कर रही हैं। उन्हें किसी प्रकार से सहयोग नहीं दिया जा रहा, सिर्फ केवल और सिर्फ केवल अपने हितों की पूर्ति की जा रही है। तो उनका ध्यान भी, उन विकासशील देशों का भी ध्यान भी इस गुटिये राजनीति से ऊपर उठ गया और उन्होंने एक नए क्षेत्र की ओर देखना शुरू किया जिसका नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM माना जाता है। उसकी तरफ देखना आरंभ किया ताकि उन्हें किसी प्रकार से भी किसी भी गुट में शामिल होना ना पड़े। तो आज जो हमने अध्ययन किया है वो शीत युद्ध के अर्थ के बारे में जाना, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या तर्क दिए गए, और उसके पश्चात हमने इसके दो काल 1945 से 1955 और 1956 से 1962 के मध्य में कौन कौन सी परिस्थितियां बनी, इन सब का अध्ययन हमने आज किया है। फिर उसके बाद आता है तीसरा काल, तीसरी अवस्था। उस तीसरी अवस्था के बारे में हम आपको कल के अध्याय में बताएंगे।